प्रोनाउन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हैं। अगला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें आपको जो है क्या है, दो अलग अलग लोगों या चीज़ों के बीच में एक म्यूचुअल एक्शन या फिर रिलेशनशिप दिखाना होता है, तब आप इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हो। अब सपोज करो, जैसे एक एग्जांपल है, राम और सीता दो व्यक्ति है। राम जो है सीता की मदद करता है और सीता जो है राम की मदद करती है। तो अगर हमें ऐसा लिखना है कि राम और सीता ने एक दूसरे की मदद की, तब हमारे काम आएंगे ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जब दो लोगों के बारे में या दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो आप, तब आप प्रोनाउन यूज करो ईच अदर। सेंटेंस बना, राम एंड सीता हेल्प्ड ईच अदर स्टडी फॉर द एग्जाम। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, टू राइवल टीम्स, दो जो ऑपोजिट टीम्स है, रिस्पेक्टेड ईच अदर। कहने का मतलब पहली टीम ने दूसरे की रिस्पेक्ट की, दूसरी टीम ने पहले की रिस्पेक्ट की। अब उसी जगह पे अगर आपको दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों को एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर एक्शन अगर आपको दिखाना है, जैसे कि कोई एक क्लासरूम है, उसके अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो 2 5 10 15 जितने भी हैं, वो अगर किसी एग्ज़ाम टाइम में एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं, तो पहला स्टूडेंट दूसरे को, तीसरे को, पांचवें को, 10वें को, 15वें को, सभी को विश कर रहा है। और सेम ही चीज़ जो है क्या हो रही है, जो तीसरा स्टूडेंट है वो भी यही कर रहा है, दूसरा भी यही कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है हम लिखेंगे वन अनदर, जो प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स इन क्लास विश्ड वन अनदर गुड लक बिफोर द कंपटीशन। कहने का मतलब सभी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को गुड लक विश किया। एक और एग्जांपल है, कमिटी मेंबर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया वन अनदर ऑन ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अब पहले शुरुआत में जो है क्या होता था, जब ट्रेडिशनली जो है क्या किया जाता था, ईच अदर को जो है केवल और केवल दो लोगों की जब बात होती थी तभी यूज़ किया जाता था, और ज़्यादा के केस में वन अनदर को यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल जो है स्पोकन इंग्लिश में आप ईच अदर भी जो है ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ कर सकते थे। सॉरी, ईच अदर जो है शुरुआत में सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, अब आप दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी ईच अदर जो है यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन्हीं वाक्यों के अंदर ईच अदर जो प्रोनाउन है वो लगाऊं, तो बन जाएगा द स्टूडेंट्स इन द क्लास विश्ड ईच अदर गुड लक बिफोर द कंपटीशन। आजकल ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप फॉर्मल वे में लिखना चाहो तो वन अनदर यूज़ करो, वो बेटर रहता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़ लिए हैं। अब प्रोनाउन जो चैप्टर है, प्रोनाउन जितने भी तरह के होते हैं उन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स और गलतियां जो है हमसे हो जाती है। वो किस किस तरह की गलतियां हम कर सकते हैं, उनसे कैसे बचना है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एंटीसीडेंट जैसे बता रखा है कि जिस नाउन के बारे में ये प्रोनाउन है, जिस नाउन को हटा के ये प्रोनाउन आया है, उस नाउन को बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। तो उस एंटीसीडेंट के साथ उस प्रोनाउन का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीमेंट, कि जो नाउन है, जैसे हमने पढ़ा कि नाउन एक वचन बहुवचन हो सकती है, मतलब नाउन का एक नंबर होता है, नाउन का एक जेंडर होता है, वो फीमेल, मेल, मस्कुलिन, न्यूटर, इस तरह से हो सकती है, या पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो एक प्रोनाउन जिस भी एंटीसीडेंट के लिए आया है, जिस भी एंटीसीडेंट को रिप्लेस कर रहा है, उसके नंबर, जेंडर और पर्सन के साथ एग्री करना चाहिए। पहला एग्जांपल है, जैसे नंबर एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका नाउन जिसको प्रोनाउन रिप्लेस करेगा वो अगर सिंगुलर है, तो आपका फिर प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है एक वचन आपका था, तो आपने उसके साथ में ये जो हिज और हर लगाया है वो भी एक वचन ही लगाया है।
लेकिन अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है, आप स्टूडेंट की जगह अगर यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट्स, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके बाद हिज और हर लगाने की बजाय आप जो है देयर लगा दोगे। सेम ही चीज़ होगी जेंडर एग्रीमेंट के केस में। अगर आपको मस्कुलिन एंटीसीडेंट मिला है और उसकी जगह अगर आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो फिर ही, हिम, हिज ये यूज़ करोगे, न कि शी, हर, हर्स। जैसे द बॉय लव्ड हिज न्यू टॉय, न कि बॉय लव्ड हर न्यू टॉय। सेम तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, द गर्ल रोड हर बाइसाइकिल, क्यों? क्योंकि गर्ल एक फेमिनाइन जो एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते द गर्ल रोड हिज बाइसाइकिल, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से जो नॉन जेंडर्ड एंटीसीडेंट होते हैं जैसे डॉग, तो उसके लिए आप जो है इट और इट्स यूज़ करोगे, न कि हिज, हर वगैरह। द डॉग वेग्ड इट्स टेल हैप्पीली। अब अगर आपका ये डॉग जो है अगर पेट है तो उस केस में कई बार जो है क्या होता है, इस तरह से यूज़ कर लिया जाता है द डॉग वेग्ड हिज टेल हैप्पीली। लेकिन जनरल केसेस में जानवरों के लिए आप इट्स ही इस्तेमाल करोगे। फिर बात आती है पर्सन एग्रीमेंट की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो आपका प्रोनाउन भी जो है उसी पर्सन में होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगाओ, सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन लगाओ, थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन लगाओ। अब देखो, इफ़ वन स्टडीज हार्ड यू विल सक्सीड, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे वन इस्तेमाल कर रहे हो जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और दूसरे केस में आप जो है यू इस्तेमाल कर रहे हो जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आप इसे फिक्स कैसे करोगे? आप दोनों जगह या तो वन इस्तेमाल करो ताकि थर्ड पर्सन में बन जाए, या फिर दोनों जगह आप यू इस्तेमाल करो ताकि सेकंड पर्सन में आपके प्रोनाउंस बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जो है करेक्टली अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या बनेगा, इफ़ वन स्टडीज हार्ड वन विल सक्सीड। और ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड, दोनों ही केस सही होंगे। अब कई बार आपको देखने को मिलता है कि प्रोनाउन जो है एक वर्ड को रेफर करने की बजाय एक कंपाउंड एंटीसीडेंट को रेफर करता है। वैसे उन केसेस में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो प्लूरल जो एंटीसीडेंट है या एक वचन है या दो से ज़्यादा सिंगुलर एंटीसीडेंट है वो अगर एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आपको प्रोनाउन जो है प्लूरल इस्तेमाल करना है, क्योंकि एंड से जुड़ने के बाद जो पूरा वो कंप्लीट कंपाउंड एंटीसीडेंट होगा वो एक्चुअली में प्लूरल बन जाएगा। वैसे जॉन और मेरी अलग अलग अगर बात करें तो एक एक व्यक्ति है तो वो एक वचन है। तो अगर हमें सीधा लिखना हो जॉन फॉरगॉट हिज कीज लिखेंगे, लेकिन जॉन एंड मेरी आते ही ये पूरे जॉन और मेरी के लिए आपको यहाँ पे एक प्रोनाउन की आवश्यकता है, तो वहाँ पे देयर कीज लिखोगे आप। लेकिन अगर इसी जगह पे एंड की जगह अगर आपको और या फिर नोर अगर लिखा हुआ मिले, और का मतलब क्या होता है, या ये या फिर वो, नोर का मतलब ना ये ना वो, तो इस केस में आप सिर्फ एक ही जो है नाउन की बात कर रहे हो, हालांकि लिखी भी आपने दो नाउन है। या ऐसा कह सकते हो कि या ये या वो, दोनों एक साथ नहीं बात कर रहे हो, तो आप उसके लिए फिर प्रोनाउन जो है यूज़ करोगे उसी जो है नंबर वाला यूज़ करोगे, यानी कि सिंगुलर के लिए सिंगुलर, प्लूरल के लिए प्लूरल। तो यहाँ पे जॉन और मेरी सिंगुलर है तो आपने यहाँ पे सिंगुलर जो है प्रोनाउन यूज़ किया है। अब कॉमन पिटफॉल्स देख लेते हैं और उन्हें फिक्स कैसे करना है। अब देखो, अगर आपको केस एरर मिलती है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग केसेस होते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो उनका ध्यान रखना है। एक एग्जांपल देखो, बिटवीन यू एंड आई। आप देखोगे कि जो ये यू और आई है वो किसके बाद आए हैं, एक प्री पोजिशन के बाद आए हैं। इसका मतलब यू और आई जो है वो प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट्स के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे यू और आई का केस यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप कहोगे कि इसका केस होना चाहिए प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट। और प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट किस तरह के प्रोनाउंस लेते हैं, वो लेते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो क्या आई एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है? नहीं है। तो आई की जगह हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मिलता है एम ई। तो ये हमने पुट करके इसे सही किया है, बिटवीन यू एंड मी। अब यू में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि यू के लिए जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस दोनों सेम होते हैं। फिर इसी तरह से हिम एंड मी वेंट टू द स्टोर,
तो वेंट वर्ब के जो सब्जेक्ट है हिम एंड मी, ये दोनों जो है सब्जेक्ट केस लेने वाले हैं, तो हम हिम का सब्जेक्ट केस ही और मी का सब्जेक्ट केस आई लगा के करेक्ट सेंटेंस जो है बनाएंगे। ही एंड आई वेंट टू द स्टोर। आपको एम्बिगुअस रेफरेंस नहीं देना है। मान लो अगर आप एक जो है नाउन की जगह एक प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, तो ये क्लियर होना चाहिए कि वो प्रोनाउन किस नाउन को रेफर कर रहा है। एक एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन जिम स्पोक टू कार्ल ही वाज एंग्री। यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा होता है कि अगर आप पूछो हु वाज एंग्री, एंग्री कौन था, इसका जवाब जिम भी हो सकता है और कार्ल भी हो सकता है। तो पढ़ने वाले को कन्फ्यूज़न होगा कि गुस्सा असल में है कौन। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। उसकी बजाय आप क्या करो, अगर ऐसा केस मिले तो आप प्रोनाउन को यूज़ करना अवॉइड करके सीधा नाउन ही यूज़ कर लो। व्हेन जिम स्पोक टू कार्ल, कार्ल वाज एंग्री। इस तरह से लिख के हमने कन्फ्यूज़न दूर कर दिया कि एक्चुअली में कौन एंग्री है। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि कार्ल जो है वो एंग्री है। अब इसी तरह से कई बार जो है पर्सन और नंबर में शिफ्ट जो है हम कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी है। अब देखो, इफ़ ए पर्सन वांट टू सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड। ए पर्सन विच इज़ ए थर्ड पर्सन नाउन, ये थर्ड पर्सन में है तो इसको भी फिर थर्ड पर्सन में ही होना चाहिए यू को। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, आपका दे लगा सकते हो, ही लगा सकते हो या शी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन एक वचन है बहुवचन है क्या है। राइट तरीका क्या होगा, इफ़ ए पर्सन वांट टू सक्सीड दे मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पे जो दे है सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है, जैसे मैंने पहले बता रखा है। ही और शी जो होता है वो जो है सिंगुलर मस्कुलिन और फेमिनाइन, फीमेल्स और मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पे आपको एम्बिग्यूअस हो कि पर्सन का जेंडर क्या है, तो वहाँ पे दे को आप एक वचन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगला केस रहता है कि आपको जो इट है उसको ओवर यूज़ नहीं करना है, उसकी वजह से वर्ड ही लगने लग जाएगा आपका सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नोन दैट रिसर्च शोज पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, रिसर्च शोज पॉजिटिव रिजल्ट्स। इट इज़ नोन जो है ये जो है एक्स्ट्रा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली ये सही भी है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये एक्स्ट्रा प्रोनाउन और जो ये इतना पूरा फ्रेज आपने ऐड किया है, इसको कंप्लीटली हटा सकते हो। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, एडवांस लेवल के जो प्रोनाउंस हैं उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगुलर दे, अभी अभी मैं बात कर रहा था कि दे को आप सिंगुलर जो है प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा ये एक्सेप्ट किया जाने लग गया है। व्हेन जेंडर ऑफ एंटीसीडेंट इज़ अननोन और इररिलेवेंट। जब ऐसा हो कि या तो आपको जेंडर पता नहीं है पीछे वाले नाउन का, या फिर ज़रूरी नहीं है वो जेंडर जानना। और आजकल नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके लिए भी जो है दे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला एक करेक्ट एग्जांपल हो जाता है आज के लिए। आस्क योर डॉक्टर इफ़ दे कैन हेल्प। यहाँ पे दे जो है एक वचन है, क्योंकि डॉक्टर एक जेंडर न्यूट्रल नाउन होती है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि डमी इट और देयर। डमी का मतलब हो जाएगा कि ये एक्चुअली में इस इट का जो है कोई मतलब नहीं होगा, ये किसी नाउन को रेफ़र नहीं कर रहे होंगे, ये देयर भी किसी नाउन को रेफ़र नहीं कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस हम इनका इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो दीज प्रोनाउंस fill the subject slot in a sentence but don't refer to a specific noun. They often introduce इन्फॉर्मेशन, बेसिकली इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो किसी भी नाउन की जगह को रिप्लेस नहीं कर रहे होते, किसी भी नाउन की जगह पे नहीं आ रहे होते हैं। तो जब आपको जनरल स्टेटमेंट्स देने हो समय के बारे में, मौसम के बारे में, दूरी के बारे में, और टू पोस्टपोन द ट्रू सब्जेक्ट, जब आपको ट्रू सब्जेक्ट है उसको थोड़ा आगे जाके लिखना है, ऐसे केसेस में आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इट इज़ क्लियर देट वी नीड मोर टाइम। ये जो यहाँ पे वी जो है एक्चुअल सब्जेक्ट है हमारा, इसको आपने पोस्टपोन किया है। अब देयर का जब यूज़ करना है, कब यूज़ करना है आपको,
जब आपको एग्जिस्टेंस दिखाना है, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस अगर आपको दिखाना है तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हो। देयर आर 10 स्टूडेंट्स absent टुडे, मतलब हुआ कि आज जो है कुल 10 स्टूडेंट्स जो है absent हैं। इसी इन तरह देयर को अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो इन सेंटेंसेस को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, 10 स्टूडेंट्स आर absent टुडे। सेम तरीके से देयर वंस वाज ए किंग हु लिव्ड इन ए कैसल, एक बार एक राजा था जो एक महल में रहता था। इसको सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है, ए किंग लिव्ड इन ए कैसल, एक राजा महल में रहता था। क्लेफ्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं, जब जहाँ पे ये पहले से बता रखा है मैंने, फिर से बता रहा हूँ कि जब आपको क्या करना हो, करने वाले व्यक्ति के ऊपर जोर देना हो, जब आपको जोर देना हो कि जैसे इट वाज जेन हु सॉल्व द प्रॉब्लम, ये काम करने वाला व्यक्ति जेन है, इस बात पर अगर आपको जोर देना है तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो। इट वाज जेन हु सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जेन ही थी जिसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते थे, जेन सॉल्व द प्रॉब्लम, जेन ने प्रॉब्लम का हल किया, समस्या का हल किया। लेकिन आपको जोर दे के बोलना है कि जेन ने किया, मतलब दूसरे किसी ने नहीं किया, जेन ने ही किया। ऐसे जोर दे के एम्फेसिस अगर देना हो तो आप इट वाज जेन हु सॉल्व द प्रॉब्लम, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगला प्रोनोमिनल एडवर्ब्स देख लेते हैं। ऐसी प्रोनाउंस जो जब उन्हें किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाता है तो वो एडवर्ब्स का काम करती है। फॉर एग्जांपल हेयर, देयर, वेयर, इनके साथ एक प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल करके उन्हें जो एक नई एडवर्ब्स बना देते हो। ये नॉर्मली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ होती है, एकेडमिक या लीगल केसेस में यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल देखो, देयर इन, देयर और इन को इस्तेमाल करके हमने बनाया देयर इन, जिसका मतलब होता है इन दैट डॉक्यूमेंट, मतलब उस डॉक्यूमेंट में, इस केस में द टर्म्स आर सेट फॉर देयर इन, कहने का मतलब जो टर्म्स है, कंडीशंस है, वो लिखी हुई है उस डॉक्यूमेंट में। द मीन्स वेयर बाय का मतलब होता है तरीका, जिस जरिए से, द मीन्स वेयर बाय इट वाज अचीव्ड, मीन्स मीन्स बाय विच इट वाज अचीव्ड, ये इस तरह से बना। अटैच्ड हेयर विद का मतलब हो गया विद दिस डॉक्यूमेंट इज इनवॉइस, मतलब इस डॉक्यूमेंट के साथ जो है इनवॉइस अटैच किया गया है। अब ये एडवांस लेवल का है और आप अभी नए भी जानोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बता दिया गया है क्योंकि आपको कई बार देखने को मिल सकता है जब आप इंग्लिश पढ़ते हो इस तरह के शब्द। मोस्टली केसेस में ये आपको लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके उनके अंदर, या फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वहीं पे आपको देखने मिलेंगे। नॉर्मल जो कन्वर्सेशंस होती है डेली लाइफ की, उनमें इनको अवॉइड करना है, इनको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि दीज जो एडवर्ब्स है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। जनरल केसेस में इनको अवॉइड ही करना है, यूज़ नहीं करना है। तो अभी जो है प्रोनाउंस जो है कंक्लूड कर लेते हैं। पूरी तरीके से जितने भी टाइप्स के प्रोनाउंस हैं उनको देख लिया। बेसिकली प्रोनाउन का बेसिस जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ये बेसिस क्लियर होने के बाद अगले चैप्टर के अंदर, अगले लेसन के अंदर हम जो है इस प्रोनाउन पूरे चैप्टर से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगे वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।